Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम। बाकी डायरेक्ट टेक्स्ट के टॉपिक्स का रिवीजन वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है हमारे इस चैनल पे। प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। तो अगर आपको बाकी वीडियोस भी देखने हैं, रिवीजन करने हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट से बाकी अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे, आपके भी काम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, नवंबर 2020 के लिए कंप्लीट जीएसटी की प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है। अगर आपका जीएसटी प्रिपेयर नहीं है तो उसको आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन एग्रीकल्चर इनकम। पर उससे पहले कसम है आपको कि बिना सब्सक्राइब करे आप इस चैनल को नहीं जाएंगे। राइट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना एग्रीकल्चर इनकम का। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर। इसके अंदर 3 सब क्लॉसेस हैं, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। सब क्लॉज ए क्या कहता है कि अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट किया है और वहां से आपने रेंटल इनकम अर्न करी है, उस रेंटल इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास फार्म है और वो फार्म मैंने आपको लेट आउट कर दिया जिसपे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। आप जो मुझे रेंट दोगे उस रेंट को एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर किया जाएगा मेरे हाथ में। अब ये रेंट हमें कैश में मिल सकता है या फिर काइंड में मिल सकता है। कैश में आपने मेरे को रेंट दे दिया से ₹1 लाख पर मंथ, तो ये 1 लाख पर मंथ मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो फार्म का प्रोड्यूस हो उसका 40% आप मेरे को एज अ लीज रेंट पे कर रहे हो। तो मान लीजिए 1 लाख क्विंटल्स का पोटैटो आपने प्रोड्यूस किया, उस 1 लाख क्विंटल का 40% 40,000 क्विंटल्स आपने मेरे को दे दिया, तो इसे भी एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि रेंट आपको कैश में ही रिसीव हो। राइट, अगर आपको लेट पेमेंट रिसीव होती है जिसकी वजह से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो वो इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा, वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। ठीक है, चलिए सब क्लॉज बी कहता है कि अगर आपने कोई इनकम अर्न करी है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, आपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म करके अगर कोई इनकम अर्न करी है तो वो इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होती है, किन किन ऑपरेशंस को हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो बच्चे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका बेसिक ऑपरेशन और एक होता है आपका सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशंस में अपन क्या करते हैं सर, लैंड का प्लफिंग करना, सीड की सोइंग करना, ऑल दीज आर कंसीडर्ड टू बी एज बेसिक ऑपरेशन। अब आपने लैंड को प्लफ कर दिया, सीड को सो कर दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी, आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देने पड़ेंगे, आपको कटिंग करनी पड़ेगी, प्रूनिंग करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। ऑल दीज आर कंसीडर्ड टू बी एज सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस। राइट, तो बेसिक ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि प्लफिंग ऑफ लैंड हो गया, सोइंग ऑफ सीड्स हो गया, प्लांटिंग हो गया, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशंस को अपन बेसिक बोलते हैं। बेसिक ऑपरेशंस करने के बाद सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस करे जाते हैं, जैसे कि वीड करना, डिग करना सॉइल को, वाटरिंग करना, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, प्रूनिंग करना, कटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना। ऑल दीज आर कंसीडर्ड टू बी ए सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। अब अगर आप केवल बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मतलब आप केवल लैंड की प्लफिंग कर रहे हो, सीड की सोइंग कर रहे हो, डिगिंग कर रहे हो, तो भाई साहब इस केस में हम इसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आप बेसिक और सब्सीक्वेंट दोनों ऑपरेशंस कर रहे हो तो इसको अपन बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। और आप अगर केवल सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस कर रहे हो तो इस केस में आपने जो इनकम अर्न करी है वो है आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब अगला आता है सब क्लॉज सी। ये कहता है कि सर अगर आपने कोई इनकम अर्न करी है बिल्डिंग से तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी अगर आप फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो। तो क्या कंडीशंस हैं सर? पहली कंडीशन ये है कि जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि इसे कल्टीवेटर ने या फिर रिसीवर ऑफ रेंट ने ऑक्यूपाई किया हो। इस बिल्डिंग को या तो ड्वेलिंग हाउस की तरह, या तो स्टोर हाउस की तरह, या तो आउट हाउस की तरह इस्तेमाल किया जाता हो।
और ये जो लैंड है जिस पर ये बिल्डिंग बनी हुई है वो लैंड रेवेन्यू से असेस होती हो, मतलब कि म्युनिसिपल अथॉरिटी उस पे म्युनिसिपल टैक्सेस लगाती हो, या फिर वो लैंड कहां पर हो, रूरल एरिया में हो। क्या बोला उसने कहा कि बाबू अगर तुम्हारे पास कोई लैंड है और इस लैंड में अगर कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से अगर तुम रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो तो ये इनकम भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी अगर 4 कंडीशंस पूरी हो तो। पहली कंडीशन कि ये जो लैंड होनी चाहिए वो इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड में होनी चाहिए, मतलब जो ये लैंड है एग्रीकल्चर का इसके अंदर या इसके पास होनी चाहिए। इसके बाद उसने कहा कि सर इसे किसने ऑक्यूपाई किया हो, सर इसे या तो कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई किया हो, कल्टीवेटर कौन, सर जो इस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है उसने ऑक्यूपाई किया हो, या फिर जिसने रेंट रिसीव किया है, मतलब कि जो ओनर है इस लैंड का उसने ऑक्यूपाई किया हो। अगली कंडीशन क्या है कि सर इस बिल्डिंग को या तो आप ड्वेलिंग हाउस की तरह ट्रीट करते हो, ड्वेलिंग हाउस मतलब कि सर इस पे आप रहते हो, या फिर इसको तुम एज अ स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल करते हो, या फिर तुम इसे एज अ आउट हाउस इस्तेमाल करते हो। आखिरी कंडीशन, अगर ये लैंड म्युनिसिपल अथॉरिटी के रेगुलेशंस में आती है, उनके सर्कल में आती है, तो सर इस पे लैंड रेवेन्यू असेस्ड होना चाहिए, लैंड रेवेन्यू से असेस्ड होनी चाहिए। और अगर ये किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर पे नहीं आती है तो ये कहां पर होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस आप पूरी कर देते हो तो इस बिल्डिंग से आप जो भी इनकम अर्न करोगे वो इनकम आपकी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। तो अभी तक आपने क्या समझा कि सर अगर मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है और वो लैंड अगर मैं किसी को किराए पे देता हूं तो वहां से जो मुझे रेंट मिलेगा, चाहे वो रेंट कैश में हो चाहे वो रेंट काइंड में हो, वो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि अगर मैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं, सिर्फ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके इनकम अर्न करता हूं तो वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके इनकम अर्न करता हूं तो वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, और अगर सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं तो जो इनकम अर्न होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। इसके बाद आपने कहा कि अगर आप बिल्डिंग से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है वो पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि ये बिल्डिंग जो है वो आपके एग्रीकल्चरल लैंड के विसिनिटी में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है इसे या तो कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई किया हो या फिर रेंट रिसीवर ने ऑक्यूपाई किया हो। तीसरी कंडीशन है कि इस बिल्डिंग को या तो आप एज अ ड्वेलिंग हाउस यूज कर रहे हैं, एज अ स्टोर हाउस यूज कर रहे हैं, या फिर एज अ आउट हाउस यूज कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ कंडीशन आपसे कहती है कि आपका ये जो लैंड है उस पे लैंड रेवेन्यू असेसमेंट हुआ होना चाहिए, और अगर लैंड रेवेन्यू असेसमेंट नहीं है तो ये लैंड कहां पर होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर आप पूरी कर देंगे तो बिल्डिंग से जो भी आप इनकम अर्न करेंगे वो इनकम आपकी कहलाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। अब बात करते हैं उन इनकम्स की जो इनकम पार्शियली एग्रीकल्चर होती हैं और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती हैं। तो जैसे आप रबर मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं कि भैया आप रबर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो रबर मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जो भी इनकम है उसका 65% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मतलब मान लो मैं रबर का मैन्युफैक्चरर हूं तो इस केस में क्या होगा, मेरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाएगा, जो भी मेरा प्रॉफिट निकलेगा एज पर पीजीबीपी उस प्रॉफिट का 65% क्या मान लिया जाएगा, एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा, और 35% क्या मान लिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कॉफी ग्रो करते हो, आप कॉफी ग्रो करते हो और क्योर करते हो, आपका काम क्या है कि आप कॉफी ग्रो क्योर करके सेल कर देते हो, तो इस केस में आपने जो इनकम अर्न करी है उसका 75% एग्रीकल्चर कहलाएगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉफी ग्रो करके क्योर करके सेल कर देता हूं और मेरे को मान लो प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो इस 10 लाख में से 75% 7.5 लाख रुपए मेरा एग्रीकल्चर है और 2.5 लाख रुपए मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, राइट। इसके बाद आता है कि अगर आप कॉफी को ग्रो करते हो, क्योर करते हो, रोस्ट करते हो और ग्राउंड करके बेचते हो, मतलब 4 ऑपरेशंस कर रहे हो। आप ग्रो करने के बाद उसे क्योर करते हो, ग्राउंड करते हो, रोस्ट करते हो, उसके बाद आप उसको बेचते हो, तो 60% आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर है और 40% जो आपकी इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रो, क्योर, रोस्ट और आपके ग्राउंड करके कॉफी बेच के 10 लाख रुपए कमाता हूं, तो 60% दैट इज 6 लाख विल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 4 लाख विल बी कंसीडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम।
इसके बाद आता है कि अगर आप टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो, टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो तो 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है और 40% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो जितने भी ये टाटा टी है, रेड लेबल है, ये लोग अगर अपनी टी खुद ग्रो करके खुद मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं तो इस केस में इनका 60% ऑफ द इनकम विल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर एंड 40% विल बी कंसीडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर। अब ये टी खुद में ग्रो नहीं करते हैं, ये फार्मर से टी परचेज कर लेते हैं, ट्री लीव्स आती है ना, ये टी लीव्स परचेज कर लेते हैं और उससे टी खुद बनाते हैं। तो फिर इस केस में इनकी जितनी भी इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर है। लेकिन अगर आप खुद टी ग्रो कर रहे हो, मतलब आपके अपने बागान हैं जो भी होते हैं जहां पर ये टी को ग्रो करते हैं, तो अगर आप टी को ग्रो कर रहे हो, टी प्लांटेशन आप खुद कर रहे हो और उसके बाद आप उसे की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे सेल कर रहे हो, तो 60% विल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर एंड 40% विल बी कंसीडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, कई बार हम क्या करते हैं, अपने ही फार्म का प्रोड्यूस अपनी ही फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब इन चार के अलावा की बात हो रही है, मतलब रबर, कॉफी और टी के अलावा की बात हो रही है कि मान लीजिए आपका अपना फार्म है, वहां पर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जनरेट किया। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारा पोटैटो का फार्म है और हमने पोटैटो वहां पर ग्रो किया और हमारी फैक्ट्री चलती है जहां पर हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं। तो हमने ये पोटैटो क्या किए, अपनी फैक्ट्री ट्रांसफर करवा दिए और फैक्ट्री में इन पोटैटो से हमने फिनिश गुड्स तैयार किया, यानी कि पोटैटो चिप्स तैयार किए। ऐसे सिनेरियो में एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाली जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाली जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं 10,000 क्विंटल्स हमने पोटैटो प्रोड्यूस किया और ये 10,000 क्विंटल्स हमने हमारी फैक्ट्री को ट्रांसफर कर दिया। तो एक्ट कहता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है इन 10,000 क्विंटल पोटैटोज की, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। इन 10,000 क्विंटल्स को कल्टीवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो भी खर्चा किया है, उस खर्चे को आप इसकी एफएमवी से माइनस कर लोगे। फॉर एग्जांपल, ये 10,000 क्विंटल्स की कल्टीवेशन कॉस्ट मेरी आई है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी जो कल्टीवेशन कॉस्ट आई है वो 10 लाख रुपीस आई है और इसकी एफएमवी जो है वो 25 लाख रुपए है। तो मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो जाएगी सर, 25 लाख रुपए माइनस 10 लाख रुपए, एफएमवी माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, 15 लाख रुपए मेरे लिए क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये जो पोटैटो मैंने ट्रांसफर किया है फैक्ट्री में, इस पोटैटो की जो एफएमवी है वो मेरे लिए फैक्ट्री में क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि ये जो 25 लाख रुपए है जो मेरे लिए यहां पर एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए कंसीडर किया गया है, यही 25 लाख रुपए फैक्ट्री के लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारा फार्म ना होता और हमने ये 10,000 क्विंटल मार्केट से खरीदा होता तो मार्केट की एफएमवी में खरीदा होता, तो यही 25 लाख रुपए हमारे लिए क्या बनते, कॉस्ट बनते। भाई हमारा फार्म ना होता तो मार्केट से हम पोटैटो खरीदते और फार्मर को 25 लाख देते। तो गवर्नमेंट कह रही है कि बाबू जो 25 लाख रुपए तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए हमने कंसीडर किए हैं, वही तुम्हारे लिए यहां पर क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। राइट, इसका मैं आपको एग्जांपल कराता हूं तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। ये देखिए यहां पर अपन एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स ग्रो करते हैं शुगर केन एंड यूज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द शुगर इन हिज फैक्ट्री। तो फार्म में शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं और फैक्ट्री में उस शुगर केन से क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं। ठीक है सर, 30% of the sugarcane produced is sold for rupees 10 lakh and the cost of cultivation of such sugarcane is rupees 5 lakh. Okay. The cost of cultivation of the balance sugarcane 70% is 14 lakh and the market value of the same is rupees 22 lakh. After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process and the balance of sugarcane, the sugar was sold for rupees 25 lakh. Compute Mr. X business income एंड एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है सर, निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम शुगर केन की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुगर केन की बात करते हैं कि शुगर केन का क्या हिसाब है। शुगर केन का क्या हिसाब है सर, शुगर केन में 30% प्रोड्यूस हमने सोल्ड किया है
और 70% हमने सेल्फ कंज्यूम किया है। 70% हमने सेल्फ कंज्यूम किया है। जो सोल्ड किया है उसकी हमें सेल वैल्यू पता है, कितने में बेचा है सर? ये जो 30% बेचा है वो हमने 10 लाख में बेचा है, और इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमें पता है सर 5 लाख रुपीस है। यानी कि 5 लाख रुपीस का एग्रीकल्चरल इनकम हमने अर्न किया है 30% शुगर केन सेल करके, राइट। अब ये जो 70% हमने सेल्फ कंज्यूम किया है, इसकी सेल वैल्यू क्या होगी? इसकी सेल वैल्यू होगी एफएमवी। हमने जो ये 70% ट्रांसफर किया है हमारी फैक्ट्री को, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 22 लाख रुपए, और इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख रुपए है। 22 में से 14 गया, बचा 8 लाख। ये भी हमारे लिए क्या हो गई? एग्रीकल्चर इनकम। दैट मीन्स टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी निकल के आ गई? 8 + 5 13 लाख रुपीस, राइट। अब बात करते हैं फैक्ट्री की, जो हमने शुगर बेची। शुगर की सेल वैल्यू कितनी है सर? शुगर को हमने सेल किया है 25 लाख रुपए में। शुगर की सेल वैल्यू है 25 लाख रुपए, और शुगर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो था वो हमें हमारी फार्म से मिल गया था, और फार्म के लिए जो उसकी एफएमवी है वो पकड़ लेंगे। तो शुगर केन की जो एफएमवी है वो पकड़ लो। शुगर केन की एफएमवी है सर आपकी 22 लाख रुपए, माइनस कर दो अदर एक्सपेंसेस। क्वेश्चन बता रहा था कि आपने फर्दर 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, 1.50 लाख। तो 25 लाख कमाने के लिए 23.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये 1.5 लाख रुपए आपकी क्या निकल के आ जाएगी? बिजनेस इनकम। देखिए रिवीजन हो रहा है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। जितनी बातें इंपॉर्टेंट हैं आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली है। बाकी अगर आपको पहले डीप में समझना है तो आप इसका सेल्फ स्टडी कर लीजिए, और उसके बाद ही रिवीजन वीडियो देखिए, आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 13 लाख रुपए, और आपकी जो बिजनेस इनकम निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 1.50 लाख। बस ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी सेल्फ कंजम्पशन होगा तो जो एफएमवी है वो एग्रीकल्चर के लिए सेल वैल्यू बन जाएगी, और नॉन एग्रीकल्चर के लिए वो कॉस्ट ऑफ गुड्स बन जाएगी, राइट। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल इंटीग्रेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल इंटीग्रेशन, राइट। देखिए आप लोग को पता होगा कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो होती है एग्जिप्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने एक चोर रास्ता निकाला हुआ है जिससे वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगा देती है। सर चोर रास्ता? हाँ मेरे बच्चे, चोर रास्ता। इस चोर रास्ते का नाम क्या है? पार्शियल इंटीग्रेशन। इसको मैं बोलता हूं हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। दिखाने वाले दांत ये हैं कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, और खाने वाले दांत ये हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम पे भी पार्शियल इंटीग्रेशन लगा के टैक्स वसूल लेते हैं। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन काम कैसे करता है ये देखते हैं। Addition of agriculture income to non-agriculture income for the computation of tax is known as partial integration। तो एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करना टैक्स कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, इसे अपन बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। किन किन केसेस में पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? जब असेसी इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, बीओआई होगा, एओपी होगा और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा, उन केसेस में पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। दैट मीन्स कि अगर आप कंपनी एसएससी हो या फिर आप फर्म हो तो इनके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, एचयूएफ के ऊपर, एओपी के ऊपर, बीओआई के ऊपर और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, वो एक्सीड होनी चाहिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। अब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए वाली, 3 लाख रुपए वाली और आपकी 5 लाख रुपए वाली। तो अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, अदरवाइज पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। और आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 रुपए एक्सीड करनी चाहिए। 3 कंडीशंस पूरी करो। असेसी जो है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी होना चाहिए। आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ये 3
तीन कंडीशंस पूरी कर दी, पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन में हम एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब ये क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आप टैक्स कैलकुलेट करो टोटल इनकम पे इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम विदाउट सेस। तो सेस लगाए बिना 4% का जो सेस लगता है वो लगाए बिना आप नॉर्मल तरीके से एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा दो। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में कहता है कि आप टैक्स कैलकुलेट करो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स प्लस एग्रीकल्चर इनकम विदाउट सेस। सर समझ नहीं आ रहा है, समझाइए। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं सर हमारे पास है मिस्टर एक्स और इनकी जो एज है वो है मान लेते हैं 45 ईयर्स की, राइट। इनके पास सर बिजनेस इनकम है 8 लाख रुपए का और इनके पास एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख रुपए की, राइट। तो स्टेप नंबर 1 ने आपसे क्या कहा था सर? स्टेप नंबर 1 ने हमसे कहा था कि पहले तुम क्या करना, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल देना। हमने कहा ठीक। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को सर हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 13 लाख, और 13 लाख पे सर अगर हम टैक्स निकालेंगे तो सर पहले 10 लाख पे आता है 1,12,500, 3 लाख पे 30% होता है 90,000, 1,12,500 में आप 90,000 को प्लस कर दीजिए, 2,02,500 रुपीज आ जाएगा, बिल्कुल सही। स्टेप नंबर 2 सर क्या होता है? सर स्टेप नंबर 2 होता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, या फिर आप इसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोल सकते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालो। अब सर मिस्टर एक्स की एज है 45 ईयर, इनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी वो होगी 2.5 लाख। 2.5 लाख और 5 लाख मिला के होता है 7.5 लाख। सर 7.5 लाख पे टैक्स निकालते हैं। पहले 5 लाख पे आ जाएगा 12,500 और जो 2.5 लाख बचे उस 2.5 लाख पे 20% का टैक्स लग जाएगा, 50,000 रुपए, 50,000 प्लस 12,500, 62,500 रुपीज। और स्टेप 3 कहता है कि सर आपने स्टेप 1 में जो टैक्स निकाला था उसमें से आप स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दीजिए तो टैक्स पेबल निकल आएगा। स्टेप 1 में से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दीजिए। हमने कहा ठीक। 2,02,500 में से 62,500 माइनस कर दीजिए, आपके पास टैक्स निकल के आ जाएगा 1,40,000 का। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टेप 1 में पहले गवर्नमेंट ने क्या करा? पहले गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड कर दिया और बोला कि तुम्हारी टोटल इनकम एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर मिला के जो टैक्स है वो 2,02,500 है। स्टेप 2 पे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकलवाया, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कितना आ रहा है? 62,500। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देख तेरी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मिला के जो टैक्स आया है वो आया है 2,02,500, और सिर्फ एग्रीकल्चर पे जो टैक्स आया है वो आया है 62,500। अब मैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वाले टैक्स में से एग्रीकल्चर वाला टैक्स माइनस करवा देती हूं, तेरे पास जो बचेगा वो बचेगा केवल नॉन एग्रीकल्चर का टैक्स। यानी कि ये 1,40,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को। और इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे, आ जाएगा 1,600 रुपए, नहीं 5,600 रुपीज। ये आ जाएगा 5,600 रुपीज। टोटल आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 1,45,600 रुपीज। बात समझ में आया? इसी क्वेश्चन को आप स्पेशल इनकम के साथ मर्ज करके भी कर सकते थे। एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर एक्स है, इनके पास बिजनेस इनकम है 6 लाख रुपए की, इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का, और इनके पास एग्रीकल्चर इनकम है मान लेते हैं सर 4 लाख रुपए की, राइट। तो स्टेप 1 आपको आपकी टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर पे आपको टैक्स निकालना है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में टैक्स कैसे निकालोगे? सर ये वाले 6 लाख पे और 4 लाख पे स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा।
10 लाख पे टैक्स निकालोगे एज पर स्लैब, और 10 लाख पे स्लैब के हिसाब से टैक्स निकलेगा 1,12,500 रुपए का। और जो 2 लाख रुपए हैं उस पे आप टैक्स निकालोगे एट द रेट ऑफ 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपके पास 40,000 रुपए का टैक्स निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स आपका एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मिला के टैक्स निकल के आ गया 150 to 500। स्टेप नंबर 2 में आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालोगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए की। तो आप 6.5 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट करोगे एज पर स्लैब रेट, राइट। तो 6.5 लाख पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, 12 लाख, 1.5 लाख पे 20, 42,500। अब स्टेप नंबर 3, आपका टैक्स पेएबल कितना निकल के आएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि तेरा टोटल टैक्स एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मिला के होता है 150 to 500। तेरा एग्रीकल्चर पे टैक्स निकला है 42,500, तो तेरा टैक्स पेएबल आएगा बच्चे 1,10,000 रुपए। अब इस 1,10,000 पे तू प्लस कर दे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का जब हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4,400, टोटल आ जाएगा 1,14,400 आपका टैक्स लायबिलिटी। बात समझ में आया। तो स्टेप 1 में जो आप टैक्स निकालोगे उसमें आप क्या बोलते हैं, सेस ऐड नहीं करोगे। स्टेप नंबर 2 में जो आप टैक्स निकालोगे उस पे आप सेस ऐड नहीं करोगे। फिर स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर दोगे, आपका टैक्स पेबल निकल आएगा, और उस टैक्स पेबल पे आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब आपकी 3 कंडीशंस पूरी होंगी तभी आपका पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा। पहला, स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए एक्सीड हो रही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है और लास्ट तक आपने देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया हुआ है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे। बाय टू ऑल।